बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप लोगों तक सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पे अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो हम मौजू लाए हैं ये मर्दों के अमराज के हवाले से है, यानी कि मर्दाना बांझपन का। और ये एक ऐसा मौजू है जो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत सारे मर्द हजरात इसमें मुब्तला होते हैं। पीछे अगर हम 40 साल पीछे चले जाएं तो कोई शाज़ो नाज़री बंदा इसके अंदर मुब्तला होता था, लेकिन अब इसकी रेशो में दिन ब दिन इजाफा होता गया। तो लिहाजा हमने आज का ये मौजू डिसाइड किया है कि मर्दाना बांझपन के हवाले से हम आज का जो प्रोग्राम है वो हेल्थ स्पेशल में करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले मैं उनका आपसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ बैठे हकीम उबैदुर्रहमान साहब, जो माहिर नफ्शनास है और माहिर तिब्बे यूनानी हैं। हकीम साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा हकीम साहब, मर्दाना बांझपन ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जैसा कि मैंने बताया कि पीछे आप 40 साल पीछे चले जाएं तो ये मर्ज़ इतना जो था ना वो नहीं था, इसका इतना जिक्र ही नहीं होता था। लेकिन अब इसकी रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यानी आप समझे कि हर घर में तकरीबन जो है एक चौथा बंदा इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहा। तो इसकी जो है वजूहात क्या हैं और तिब के हवाले से आप इसकी थोड़ी सी तशरीह बयान फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है ना, मर्दाना बांझपन, या इसको जदीद मेडिकल साइंस में एज़ोस्पर्मिया भी कहते हैं। अच्छा। इसकी जो तेज़ी से बढ़ने की वजूहात है, इससे पहले जैसा आपने जिक्र किया कि बहुत कम पेशेंट इसके हुआ करते थे। ऊंचा बोल। उसकी वजह यह है कि पहले ग़िज़ाएँ हमारी जो थी वो सिंथेटिक नहीं थी, खालिस ग़िज़ाएँ थी। माहौल जो था वो बड़ा साफ़ सुथरा था, आलूदगी बहुत कम थी, जिनसी बेरारवी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जो दूसरे फैक्टर्स हैं स्मोकिंग वगैरह, दर्जा हरारत के मसाइल, तो ये सारी चीज़ें जो थी ना पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये चीज़ें बढ़ने की वजह से इस मर्ज़ में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। ग़िज़ाएँ जो हैं वो इसमें बड़ा रोल अदा कर रही हैं, माहौल इसमें बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से ये मर्ज़ जो है ना अब दिन ब दिन मर्दों में बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जैसे आपने बताया कि जैसे माहौल इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। आप देखिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है जी। और हर बंदे को, छोटे बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल है। माँ बाप तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। तो इसके अलावा और कौन सी ऐसी माहौल के हवाले से आप बताएं कि क्या ऐसी मामलात है जिससे इसमें इजाफा हो रहा है? माहौलियाती आलूदगी भी इसमें रोल इस तरह से प्ले कर रही है कि जो एटमॉस्फेरिक पॉइजन्स है ना, वो जो बंदा इनहेल कर रहा है, या जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, या जो इस तरह के पॉइजनस एटमॉस्फेयर में काम करने वाले लोग हैं, वो इन मसाइल का सामना ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है। बनिस्बत दूसरे लोगों के। तो मोबाइल का एक अपना रोल अलहदा से है, लेकिन जो माहौल की आलूदगी है वो इसमें रोल प्ले कर रही है। नाकिस ग़िज़ाएँ इसमें रोल प्ले कर रही हैं, वो भी हमारे माहौल का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। तो इस वजह से ये मर्ज़ फैलता चला जा रहा है। हकीम साहब, ग़िज़ा के हवाले से तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ग़िज़ा तो हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि किसी भी बीमारी का जब जिस्म में जन्म लेती है तो ग़िज़ा का बहुत रोल होता है इसके अंदर। अब ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि आजकल सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा फैल रही, इसका कितना इफेक्ट होता है इसके ऊपर? स्मोकिंग जो है ना वो इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती है। और अब तो स्मोकिंग जो है ना वो लोग बचपन से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आपको छोटे छोटे बच्चे जो है ना, टीनेजर्स, वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते नज़र आ रहे हैं। और जब बंदा इस एज से स्मोकिंग शुरू कर देता है तो उसकी जो लाइफ में स्मोकिंग स्पैन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन की मिकदार नालियों में बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे नालियों में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है और हमारे जिस्म को ताज़ा ऑक्सीजन नहीं मिलती। उस वजह से नालियों की जो ब्लॉकेज है वो भी अमराज के फैलाव में बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक हो गया। अच्छा, जो आपने बोला एज़ोस्पर्मिया के हवाले से,
इसके अंदर क्या स्पर्म्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं बनते, या बनते हैं उनकी रेशो कम होती है, या प्री मेच्योर जो होते हैं वो होते हैं? इसको थोड़ा ज़रा तफसीलन थोड़ा सा बयान फरमा दें। एजोस्पर्मिया जो है ना, इसको हम तिब और जदीद मेडिकल साइंस दोनों के लिहाज से कोरिलेट करेंगे। एजोस्पर्मिया नॉर्मली 3 किस्म का बयान किया जाता है। पहला जो है वो प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है। अच्छा। जिसको हम हार्मोनल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हराम मगज में दिमाग का जो पिछला हिस्सा है, इसमें हाइपोथैलेमस है या पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, खसूसन LH या FSH या और डिफरेंट किस्म के टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है, इन चीज़ों को इसमें रोल चुके होता है जिनसी अज़ा की कारकर्दगी में, इनकी ग्रोथ में। तो अगर यहाँ पे मसला आ रहा हो और हार्मोन्स पूरे ना हो रहे हो मरीज के, तो उस सूरत में उसके अंदर ये जो हिस्स होती है ये कम हो जाती है। अच्छा। तो जब मरीज, ये इसकी मेन निशानी जी है। जी, जब मरीज आपके पास रिपोर्ट लेके आता है अपने सेमन एनालिसिस की, और उसके अंदर स्पर्म या तो बिल्कुल नहीं होते, या स्पर्म बहुत ज़्यादा कम होते हैं, या स्पर्म जो होते हैं वो लागर होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो फिर उसकी वजह ये देखनी पड़ती है कि ये जो मसला इसको आ रहा है पेशेंट को, ये किस वजह से आ रहा है। अच्छा। अगर तो वो मसला हार्मोनल होगा तो सबसे पहली जो उसकी निशानी होगी कि उसके अंदर एहसास नहीं होगा। ठीक है। ऐसे मरीजों की दाढ़ी मूछ भी नहीं होती नॉर्मली। ठीक है। और उनके जो ऑर्गन्स होते हैं सेक्सुअल, वो भी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते। ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए फिर उनका, चूंकि ये टेस्ट करवाए जाते हैं, FSH करवाया जाता है, LH करवाया जाता है, प्रोलैक्टिन करवाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक किया जाता है। ठीक है। चूंकि हम नब्ज देखते हैं तो उससे तशखीस करके फिर जो ज़रूरी टेस्ट हो वो करवाया जाता है इनमें से। तो उसके मुताबिक फिर बीमारी की तशखीस होती है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो एजोस्पर्मिया में 0 स्पर्म्स ही लेके आते हैं मरीज़। ठीक है। ठीक है। तो वो उसको अगर आप ट्रीट करें, उसके हार्मोन्स पूरे कर दें, तो मरीज़ ठीक हो जाता है और वो औलाद पैदा करने के काबिल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, चले हम जो रिपोर्ट्स हैं इसके हवाले से तो एक वसी एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो आपने बोले हैं, ये इसको किस तरह से आप लेते हैं कि ये मसलन के हमारे जिस्म में कितना अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं? टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना, ये हमारे जो जिनसी अज़ा हैं इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अच्छा। अगर बचपन में ये आपका हार्मोन कम हो जाए और पूरा ना हो रहा हो तो जिनसी अज़ा की ग्रोथ नहीं होती पूरी। ठीक है। और अगर जवानी में या किसी भी लेवल पे इसकी कमी आ जाए तो उससे मुख्तलिफ किस्म की अलामात जिस्म में आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। मसलन जिनसी कमज़ोरी इंसान बहुत ज़्यादा महसूस करता है। उसके अलावा जिस्म में थकावट रहना, कमज़ोरी रहना, ठीक है, तो ये इसकी मेन अलामात होती हैं। ठीक है। तो वो फिर अगर आप टेस्ट करवाएं तो पता चल जाता है कि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। बिल्कुल सही। तो उसको फिर हर्बल अद्वियात से जो है ना वो ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो पेशेंट उससे, तो इसमें जैसे जिस्म के अंदर जैसे इंसान में वीकनेस हो रही है, बाज़ लोगों में अगर थकावट का एहसास है, ठीक है, तो ये इसका यही फैक्ट है कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है उसका लेवल कम हो रहा है। नहीं, तमाम केसेस में ऐसा नहीं होता। हाँ, यही जो चीज़ है, क्योंकि बाज़ बात होता है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। हाँ, वो सारे जी, जब पेशेंट आता है हमारे पास, चूंकि हम हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट की नब्ज चेक की जाती है। ठीक है। उसकी हिस्ट्री ली जाती है। ठीक है। उसके अगर तो कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी का ताल्लुक उसकी जिनसी कमजोरी से हो रहा है, तो फिर आपकी तवज्जो हार्मोन्स पे जाएगी। जी, ठीक हो गया। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हो या FSH हो या दूसरे हार्मोन्स हो, तो अगर उसका जिस्मानी कमजोरी का ताल्लुक उसकी जिनसी कमजोरी से नहीं है, तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस वजह से है। ये जिगर का कोई मसला आ रहा है, मैदे का कोई मसला आ रहा है, ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही, ग़िज़ा जुज़्वे बदन प्रॉपर नहीं बन रही, या उसके अंदर कोई मिनरल्स कम हो गए हैं, तो फिर वो बंदा दूसरी तरफ तवज्जो करता है। बिल्कुल सही है। तो हकीम साहब, आप चूँकि नब्ज़ देखते हैं और माशाल्लाह माहिर नब्ज़शनास भी हैं, तो ये बताएं कि तिब के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जिस्म में कौन सा ऐसा मिजाज बनता है मर्दों के अंदर जिसकी वजह से ये चीज़ नुमायाँ होती है कि जैसे खून है, बलगम है, सौदा है, सुफरा है, इखलात का एक पूरा निज़ाम है, तो कौन सी मिजाज में जो होता है वो ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं?
अल्लाह ताला ने जो मर्द का मिजाज बनाया है ना, तबई मिजाज जवानी का, बलूगत के बाद का जो उसका मिजाज है, जो तकरीबन 40, 45, 50 साल की उम्र तक रहता है, वो मिजाज उसका सदावी या रियाही मिजाज होता है। ठीक है। अगर ये कायम रहे तो उसको जिनसी मसाइल या दूसरे कमज़ोरी के मसाइल नहीं होते। ठीक है। अगर इस मिजाज में बिगाड़ आ जाए, ये मिजाज बलगम की तरफ जाना शुरू हो जाए, या ये मिजाज ज़्यादा हरारत की तरफ जाना शुरू हो जाए, अच्छा, तो फिर इसमें बिगाड़ पैदा होता है और अच्छा। अमराज होते हैं। लेकिन अगर ये मिजाज अपना कायम रहे उसका, तो फिर सदावी मिजाज जो होता है वो एतदाल पे कायम रहे, तो बंदा फिट रहता है। यानी अगर सौदा के अंदर अपना बिगाड़ पैदा हो जाए, उसमें बिगाड़ पैदा हो जाएगा तो वो या तो बलगम की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या वो हरारत की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में उसके मिजाज में बिगाड़ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर जब वो हरारत की तरफ जाएगा तो उसकी जो सीमन प्रोटेक्शन होती है, उसके अंदर भी जाहिर सी बात है कि उसमें थिननेस जो होती है वो जी उसका जो सीमन है वो थिन हो जाएगा, और अगर हरारत बढ़ेगी तो वो इन्फेक्शन की अलामत पैदा करेगी, उसमें पस सेल्स आ जाएंगे। अच्छा। और जितनी पस बढ़ती जाएगी उतने उसका जो जर्म्स हैं ये वाले ये कम होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही। तो उसमें फिर देखना पड़ता है कि पस अगर आ रही है तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल सही। जिससे पस कंट्रोल होती है तो दोबारा पैदाइश जो है वो इनकी ठीक हो जाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये पस सेल का आपने जिक्र किया है। अमूमन पस सेल के बढ़ जाने की वजह से जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते, और मर्दाना ये जो बांझपन का मसला है ये जो होता है ये वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? असल में जो पहला मैंने आपको बताया है ना टाइप, उसमें पस सेल नहीं होते। अच्छा, जो हार्मोन्स का मसला है उसमें पस सेल नहीं होते। पस सेल आते हैं या तो टेस्टिकुलर में कुछ थोड़े बहुत देखने में आते हैं, या जो पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मी होती है उसमें भी देखने में आते हैं। ये बेसिकली एक इन्फेक्शन होती है। जी, ये दोनों डिफरेंट टाइप्स है एजोस्पर्मिया की। एक ऑब्स्ट्रक्टिव है, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। अच्छा। तो जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है ना उसमें पस देखने में आती है। ठीक है। उसमें चूंकि टेस्टिकल्स का अपना जिस्म मुतासर हुआ होता है, बाज बच्चे जो होते हैं वो पैदाइश के टाइम पे उनके टेस्टिकल डिसेंड नहीं करते, चूंकि पहले जिस्म के अंदर होते हैं फिर वो नीचे आ जाते हैं टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वो नीचे ना आए तो फिर ऑपरेट करके नीचे उनको अपनी जगह पे लाना पड़ता है। बिल्कुल सही। या बचपन में जो है वो कान पेड़े निकल आए और उनका सही इलाज ना हो सके। बिल्कुल सही। क्योंकि वो तो आम निकल आते हैं बच्चों को, अगर उसका गलत इलाज हो जाए तो वो भी टेस्टिकल्स की जिसामत पे असरअंदाज होता है, और उससे भी जो है ये मर्ज लाहक हो जाता है। बचपन में शुगर हो जाए, बचपन में कोई सर्जरी के असरात आ जाए, कोई साइड इफेक्ट्स आ जाए मुख्तलिफ अद्वियात के, अच्छा, तो या कोई माहौल की खराबी आ जाए, तो इन वजूहात की बिना पर जो है, या जो बच्चे अर्ली एज में स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, तो इन वजूहात की बिना पर भी जो है वो मरीज एजोस्पर्मिया में मुब्तला हो सकता है। तो वो जो फिर उसका इलाज वो देखना पड़ता है। या पोस्ट टेस्टिकल है उसमें पस का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसकी जो ट्रैक होता है, चूंकि काफ़ी लंबा ट्रैक होता है जो सीमन को लेके निकलता है जिस्म से बाहर, तो इसमें कहीं भी खराबी आ सकती है। जेनेटिकली वो रास्ता ही ना बना हो, या उसमें तंगी आ गई है, कोई सोजिस स्वेलिंग हो गई है, कोई रुकावट आ गई है, वेरिकोसील का मसला बन गया। बिल्कुल सही। तो वो सारे फैक्टर्स देख के उसमें तो उन्होंने काफ़ी एडवांसमेंट और सर्जरी वगैरह एलोपैथिक में रखी हुई है। लेकिन हम इसका इलाज जो है ना वो बगैर सर्जरी के हर्बल अद्वियात से, हिजामा से, लीच थेरेपी से कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कन भेड़ों का आपने जिक्र किया, ये बहुत ही अहम जो है एक सवाल है कि अमूमन बच्चों को बचपन में जो है ना वो कन भेड़े निकल आते हैं, तो ये इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि जिससे जो स्पर्म्स होते हैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। इसको थोड़ा आपने तफसील से जरा बयान करना है, क्योंकि अवामुन नास आपको सुन रही है और लोग जो है ना वो रिपोर्टें लेके ना मुआलिजीन के पास फिरते रहते हैं, उनको सोल्यूशन मिलता कोई नहीं है। तो आप इसकी थोड़ी सी जरा वजाहत फरमाएं। इसमें जो आपने शुरू में सवाल किया था ना कि इतना बढ़ क्यों रहा है, तो अब ये एक वजह इसमें ये भी है कि बचपन में कान पेड़े जो है ये तो आम निकल आते हैं बच्चों को। अब इसके इलाज में ज्यादातर गलती जो डॉक्टर्स रात करते हैं वो बच्चों को एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाते हैं, जो कि नहीं करवाने चाहिए। इसमें बिल्कुल एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करवाने चाहिए। उसके इस्तेमाल करवाने से जो आपके ग्लैंड्स हैं उनमें स्क्वेड आ जाता है। अच्छा।
ग्लैंड्स में स्केड आने की वजह से वो अपने हार्मोन्स प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं करते, जिसकी वजह से चूंकि वो ग्रोइंग एज होती है, तो ग्रोइंग एज में जो टेस्टिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ मुतासिर हो जाती है। उनकी ग्रोथ मुतासिर होने की वजह से वो फिर चूंकि या तो सुकड़ जाते हैं या एक जो है गोली छोटी रह जाती है, एक ज्यादा बड़ी हो जाती है। इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। बिल्कुल सही। या बचपन में खेलते हुए भी गेंद लग जाए अगर, बिल्कुल सही, तो उससे वेरिकोसील का मसला हो जाता है, वहां पर रुकावट पैदा हो जाती है। तो कान पेड़े में जो सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए ना कि इसका एक तो इलाज मुस्तनद मुआलिज से कराएं। अच्छा। दूसरा, इसके इलाज के दौरान एंटीबायोटिक्स बिल्कुल यूज ना कराएं। ठीक है। वो इसके इलाज को जो है ना वो बिगाड़ देती है। तो क्या यूज करवाना चाहिए हर्बल में अंदर हमें? क्या इसमें एक्चुअली ये एक नॉर्मल सी ग्लैंड्स की सोजिश होती है। बच्चे तो मजूने वगैरह या इस तरह के मुरक्कबात तो नहीं खाते। नहीं, वो तो बहुत आसान है कि अगर आप काली मिर्च और हल्दी शहद में मिक्स करके, अच्छा, या अदरक का पानी शहद में मिक्स करके बच्चे को चटाना शुरू कर दें, और थोड़ी सी ग़िज़ा में माइनर सी चेंज कर दें, बच्चे की रोटी बंद करा दें। आपने बताइए। आप शहद ले लें, ठीक है, एक हिस्सा, ठीक है, और उसमें आधा अदरक का पानी, ठीक है, ठीक है, और आधी काली मिर्च और हल्दी शामिल कर लें, ठीक है। इसको मिला के बच्चे को वक्फे से चटाएं, ठीक है, और उसकी ठोस ग़िज़ा हर किस्म की बंद कर दें। कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए इसकी? विद इन ए वीक जो है ना, विद इन ए वीक, बगैर दवाइयों के बच्चा ठीक हो जाता है। दिन में कितनी बार देना चाहिए? ये दिन में आप 5-6 मरतबा दे दें, 7 मरतबा दे दें, चूंकि ये नुकसानदेह चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये थोड़े थोड़े वक्फे से बार बार दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हकीम साहब ने बताया है कि ये बहुत ही हल्दी, काली मिर्च और शहद और अदरक का पानी ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है। आप इसको नोट फरमाएं, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा जिन बच्चों को कनफेड़े निकलते हैं। तो हकीम साहब, कनफेड़ों के वाले से तो आपने ये बता दिया कि बच्चों को इस तरह से हम ट्रीट कर लेते हैं। ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया उमूमन ऐसे ही होता है कि अक्सर जो नौजवान होते हैं वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, उनको बॉल लग जाता है टेस्टिकल्स के अंदर, तो जिसकी वजह से उनको शदीद पेन होती है। तो इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होने का ख़तरा होता है? हाँ जी, जो क्लिनिकल हिस्ट्री है ना हमारी, वो यही बताती है कि जिन को ये मसाइल आ रहे होते हैं, बाज होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो कई वो लड़ाई झगड़े में वहाँ पे जब हिस्ट्री ली जाती है ना, तो वो पेशेंट बताता है कि बचपन में यहाँ चोट लग गई थी, ठीक है, या बॉल लग गया था, तो उस वजह से गोलियां, टेस्टिकल्स जो होते हैं वो सूज जाते हैं। बिल्कुल सही। जब उनके ऊपर सोजिश ज़्यादा देर तक रहती है ना, तो पेशेंट फिर देर तक जो है ना, काफ़ी मुद्दत तक उसमें हल्की हल्की दर्द महसूस करता रहता है। अच्छा। लेकिन वो चूंकि दर्द हल्की होती है तो वो उसका इलाज नहीं करवाता। ठीक है। तो वो जो हल्का हल्का दर्द का रहना है ना, वो उस हिस्से को मुतासर करता रहता है। अच्छा। तो ज़्यादातर इस वजह से जो आता है वो वेन्स की ब्लॉकेज का इशू आता है। अच्छा। वेरिकोसील हो जाती है, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, कुछ मवाद या ब्लड वगैरह जम जाता है, जिसकी वजह से नालियाँ ब्लॉक होने की वजह से वो ट्रैक उसका ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल सही। और स्पर्म नहीं बनते या बनते हैं और खारिज नहीं होते। बिल्कुल सही है। तो इसका भी ये काबिल इलाज है। जिस तरह बचपन में अगर कनपेड़े हो जाए और ये आर्जा लाहक हो जाए एज़ोस्पर्मिया का, तो ये काबिल इलाज मर्ज है। बिल्कुल सही है, ये नाकाबिले इलाज नहीं है। ये तीनों जो टाइप्स हैं इसकी, तीनों काबिले इलाज है। ठीक है। और हर्बल अद्वियात से बड़ी आसानी से इसका इलाज हो सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने बताया कि बाज जो होते हैं लोग, उनके अंदर कुदरती तौर पर टेस्टिकल्स का साइज छोटा होता है। बाज जो होते हैं उनमें टेस्टिकल का साइज नॉर्मल से भी ज़्यादा होता है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट्स होने का खतरा होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। वो मैंने आपको जैसे कि बताया ना कि स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा। स्वेलिंग होने से उनका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर स्वेलिंग स्टिल रहेगी उनकी? जी, स्वेलिंग बड़ी बड़ी देर तक रहती है। अच्छा। और पेशेंट उसको लेके फिरता रहता है। अच्छा। उसका प्रॉपर या तो कोई इलाज हो नहीं पाता, या पेशेंट उसको बर्दाश्त करता रहता और उसका इलाज नहीं करवाता। बिल्कुल सही। जब शादी हो जाती है और शादी के बाद औलाद नहीं होती, फिर फिक्र लाहक होती है इसका क्या करना है। बिल्कुल सही। तो जब वो फिर किसी तबीब के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके वो टेस्ट करवाए जाते हैं, तो टेस्ट करवाने से पता चलता है जी कि आपको तो एज़ोस्पर्मिया का मसला है। बिल्कुल सही है। फिर तो हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ बैठे हैं हकीम उबैदुर रहमान साहब, जो हमें मर्दाना बांझपन के हवाले से बहुत ही मुफीद बातें बता रहे हैं। हकीम साहब, आप अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू करें।
हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी ना, वो यही चल रही थी कि ये अगर दोनों आपने सवाल किया था कि गोलियां स्वेल हो जाएं, जी जी, टेस्टिस, तो क्या वो भी इसका सबब बनते हैं? तो मैं आपको बता रहा था कि जब जवानी में ये मसला होता है तो बंदा इस तरफ तवज्जो नहीं देता, अच्छा, क्योंकि तकलीफ़ की इतनी शिद्दत नहीं होती है। लेकिन शादी के बाद जब औलाद नहीं होती और बंदा फिर डॉक्टर से रजू करता है, तो फिर उनके वो जब चेकअप, मुआयना, टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, तो उससे फिर पता चलता है कि कंटिन्यूस स्वेलिंग रहने से, चूँकि जब किसी भी उज़्व के ऊपर, कोई भी हो, दिल हो, जिगर हो, कोई भी उज़्व हो, उसके ऊपर कंटिन्यूसली स्वेलिंग रहेगी तो अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा। सही, तो वो फिर टेस्टिस जो होती है वो अपना काम चूँकि नहीं कर रही होती, पीछे से हार्मोनल प्रॉब्लम कोई नहीं होती, ठीक है, सिग्नल आ रहे हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रही, ठीक है, ठीक है, या वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया हुआ है, पस इतनी ज़्यादा है कि जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है वो डेड भी हो रहा है साथ साथ, अच्छा, तो उसकी मिकदार बहुत कम है या ना होने के बराबर है। ठीक है, तो वो फिर जब उसकी स्वेलिंग को उतारा जाता है और वो रास्ते जो ब्लॉक होते हैं उनको खोला जाता है। तो कीम साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर बर वक्त किसी को चोट लग जाए तो बाज लोग जो होते हैं उसको जो होता है टकोर कर लेते हैं, तो अगर वो बर वक्त ऐसा कर लें तो क्या बचा जा सकता है, उससे को बचत हो जाती है? इसमें टकोर के हवाले से एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है। हाँ, जब आपको किसी हिस्से पे चोट लगे ना, तो अक्सर डॉक्टर या तबीब ठंडी टकोर का मशवरा देते हैं। अच्छा, तो उस वक्त ठंडे पानी की, बर्फ़ की टकोर करने से वो हिस्सा सुन्न हो जाता है और दर्द को फ़ौरन आराम आ जाता है। तो ये गर्म सेक दे मैं दें आपको उसको। बताता हूँ, उस वक्त फ़ौरन आराम आ जाता है और मरीज़ सुकून महसूस करता है। ठीक है, लेकिन ये गलत इलाज है। ठीक है, जब आप किसी हिस्से पे चोट लगी है, स्वेलिंग हो गई है और आप उसको ठंडी टकोर देंगे ना, तो वहाँ पे जो गैर ज़रूरी मादे, जो डेड सेल या जो चीज़ें वहाँ पे आ गई हुई हैं ना, वो ठंडी टकोर देने से जम जाएंगी ठीक है, और रुक जाएंगी। वक्ती तौर पे तो आपको सुकून हो गया, बिल्कुल लेकिन अब वो दर्द आपकी सारी ज़िंदगी नहीं जानी। बिल्कुल सही, अगर आपने वहाँ पे प्रॉपर गर्म टकोर किया है, कोई ऑयल मसाज किया है या कोई प्रॉपर टेक्निक यूज़ की है, तो फिर वो आपकी दर्द जाने में बेशक थोड़ा सा टाइम ले, ठीक है, लेकिन वो आपको सारी ज़िंदगी तंग नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए ठंडी टकोर जो है वो ज़्यादातर नॉर्मली नहीं करनी चाहिए, वो बहुत कम केसेस में होती है। ज़्यादातर जो है वो गर्म टकोर ही करनी चाहिए। यहाँ पे भी अगर आपको कोई मसला हो जाए तो आपने ज़्यादा गर्म टकोर नहीं करनी, क्योंकि ये जो एरिया है, टेस्टिस जो होती हैं, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। अच्छा, जो इसकी वजूहत है ना जो स्पर्मिया होने की, उसमें ये भी एक वजह होती है कि अल्लाह ने इनको जिस्म से बाहर इसीलिए रखा होता है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। बिल्कुल सही, तो अगर इनको टेम्परेचर ज़्यादा मिले तो भी ये वर्क नहीं करती। ठीक है, जिस तरह ट्रक ड्राइवर होते हैं या ऐसे लोग जिन्होंने ज़्यादा देर ड्राइविंग करनी होती है, या तंदूर पे काम करने वाले जो बिल्कुल लोग सही। होते हैं, तो वो चूँकि ज़्यादा देर टेम्परेचर में रहते हैं ज़्यादा, उस वजह से उनके टेस्टिस जो हैं वो सीमन प्रोड्यूस नहीं करते बिल्कुल सही है, और वो एजोस्पर्मिया के मरीज हो जाते हैं। बिल्कुल सही, इसलिए अगर इसके ऊपर टकोर भी करनी हो तो बिल्कुल लाइट सी जो है ना वो गर्म वो टकोर करनी की चाहिए, जाए। करनी चाहिए। अच्छा, आपने ड्राइवर हजरात की बात की। बाज़ लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो अपना सेल फोन जो होते हैं अपनी ड्राइविंग सीट पे रख लेते हैं। अब वो चूँकि वो बिल्कुल ही जो होती है वो टेस्टिस के करीब होती है, इसका कितना नुकसान है इसका, क्या उसकी रेजिस से? हाँ जी बिल्कुल, ये चूँकि माइक्रोवेव्स होती हैं हाँ, तो ये नुकसान देती हैं, ठीक है, इसलिए इस एरिया को तो बचा के रखना चाहिए। ठीक है। टाइट क्लोथिंग लोग बहुत करते हैं, वो भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही, टाइट क्लोथिंग, टाइट अंडरवियर पहनना, टाइट पैंट पहनना या आजकल टाइट्स वगैरह, तो बिल्कुल वो जो सही। चीज़ें हैं ना वो इसको चूँकि टाइट कर देती हैं, उस वजह से स्केड पैदा हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो टेस्टिस छोटी रह जाती हैं और एजोस्पर्मिया का मसला हो जाता है। तो टाइट क्लोथिंग भी नहीं ज़्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा कीम साहब, एजोस्पर्मिया के हवाले से बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं कि इसका जो है इलाज ही मुमकिन नहीं है, या सिर्फ एलोपैथिक के अंदर ही इसका इलाज मौजूद है। आप चूँकि तिब्बी मौलिज हैं और तबीब हैं और मतलब करते हैं और आपकी प्रैक्टिस माशाल्लाह अच्छी चल रही है, ये मुझे बताएं कि इसके अंदर ये जो गलत फहमियाँ पाई जा रही हैं, तो क्या इसका वाकई इलाज मौजूद है इसके अंदर, तिब के अंदर? जी, तिब के अंदर तो इसका 100% बगैर सर्जरी के इलाज मौजूद है। ठीक है, इसकी मैंने जो तीनों अक़साम बयान की हैं ना, तीनों अक़साम बिल्कुल आसानी से ट्रीट हो जाती हैं
और कई हमारे पास कामयाब तो केसेस लोग तो मौजूद हैं। कहते हैं वो रिपोर्टें लेके बेचारे फिरते रहते हैं, उनको हाँ जी, उसमें ये होता है कि अक्सर जो मुआलिज होते हैं वो इसकी मर्ज की डेप्थ से, सेंसिटिविटी से वाकिफ नहीं होते, अच्छा बल्कि अक्सरियत को तो इसकी टाइप्स का भी पता नहीं होता है। ठीक है। जब हमारे पास पेशेंट आएगा ना, सबसे पहला काम उसकी तशखीस है। अगर आपने उसकी प्रॉपर तशखीस कर ली है ना कि मर्ज है कहाँ पे है, कौन सा ट्रैक में मसला आ रहा है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ रहा है, कोई उसकी टेस्टिस की साख्त में मसला आ गया, कोई वेन्स की ब्लॉकेज का मसला आ गया, कोई इन्फेक्शन का मसला आ गया, कोई हार्मोन्स का मसला आ गया, जब आप एग्जैक्ट मर्ज को लोकेट कर लेते हैं या ट्रेस कर लेते हैं ना, फिर आप उसका इलाज करने के काबिल होते हैं। बिल्कुल सही। वरना अगर आप जिस तरह के तिब में अक्सर लोग मुगल्लज़ नुस्खे इस्तेमाल कराते रहते हैं, उससे एज़ोस्पर्मिया का इलाज नहीं होता, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके इलाज में बिल्कुल भी किसी मुगल्लज़ नुस्खे की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल सही। इसमें तो आपने देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ट्रैक में। अगर उसको पस ज्यादा आ रही है बिल्कुल सही है। तो वो मुगल्लज़ नुस्खे से तो ठीक नहीं होनी। वो तो आपको हर्बल में जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो हल्दी हो गई है या और इस तरह की, अदरक हो गया, काली मिर्च हो गई है, इस तरह की जो अद्वियात है वो इस्तेमाल करवानी पड़ती है। और अगर उसको वर्म आ गया तो आपने मुहल्लिल औराम जो अद्वियात है वो इस्तेमाल करवानी है, ताकि अच्छा। उसका, और ग़िज़ाएँ भी उसी रेलिवेंट इस्तेमाल करवानी है। ठीक है। अगर उसको हार्मोन्स का प्रॉब्लम आ गया तो उसमें हर्बल में बड़ी, चूँकि आप खुद भी तबीब हैं, बहुत अच्छा तरह समझते हैं कि बड़ी अच्छी अच्छी अद्वियात है हार्मोन्स के लिए जो उसको बेहतर करती हैं। जिस तरह बिल्कुल सही। सुगंध है तो वो हार्मोन्स के लिए बड़ी अच्छी होती है, बिल्कुल सही। तो वो अद्वियात हम फिर इस्तेमाल करवाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं तो चले बहैसियत तबीब कहता हूँ कि इसका इलाज मौजूद है, लेकिन जो है पब्लिक इस चीज़ के ऊपर बड़ा एतराज़ रखती है, और बहुत सारे मौलिज ऐसे हैं जो हमारे शोबे से भी हैं, होम्योपैथिक से भी हैं और दूसरे एलोपैथिक से भी हैं। वो ये बाकायदा कहते हैं कि जी जब स्पर्म्स बिल्कुल ही ज़ीरो हो गए हैं और एज़ोस्पर्मिया आ गया तो जो मर्ज़ी कर लें, जैसा मर्ज़ी इलाज कर लें, उससे बढ़ना ही नहीं है, उसकी ग्रो हो ही नहीं सकती। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अल्लाह इनको औलाद देना ही नहीं चाहता, वरना इनको बांझ क्यों करता। बिल्कुल सही। ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह ताला कहता है मैंने कोई ऐसा मर्ज पैदा नहीं किया जिसका इलाज पैदा नहीं किया। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को भेज के तनहा नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही। अब तबीब की अगर समझ में नहीं आ रही तो वो किसी और तरफ रेफर कर दे। बिल्कुल सही। अगर मेरे पास एक पेशेंट आया और मुझे उसकी समझ नहीं आ रही तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसे अपने से किसी सीनियर की तरफ रेफर कर दूं, बिल्कुल सही, ताकि उसका वक्त ज़ाया ना हो, उसकी सेहत ख़राब ना हो। अब वो चूंकि उनको समझ नहीं आ रही होती, उनको इस मर्ज की डेप्थ का इल्म नहीं होता, तो वो कहते हैं ये हो नहीं सकती। हालांकि बहुत सारे कामयाब केसेस हम आपको दिखा सकते हैं बिल्कुल सही कि एज़ोस्पर्मिया का इलाज वाकई मुमकिन है, लेकिन इसका इलाज चूंकि काफ़ी मर्ज ढूंढना बड़ा पेचीदा बिल्कुल काम सही। है। आपने देखना है कि जी, मर्ज है तशखीस कहाँ। के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं तशखीस ना, बड़ी जरूरी तशखीस तो है। पहले। अच्छा कीम साहब, नब्ज के हवाले से तो आपने बता दिया, मिजाज भी बता दिए, इसके लिए टेस्ट कौन से करवाने चाहिए? आप कौन से इसको रेफर करते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे इसका हमें मुकम्मल तौर पे जो है वो डायग्नोज होगा कि पेशेंट एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट है? इसके मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो तो सीमन एनालिसिस हो सबसे गया। पहला तो सीमन एनालिसिस ठीक होता है है। ना, कि सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करनी है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने आगे बढ़ना है। हम्म, ठीक है, उसकी अलामतें देखनी है, उसके मुताबिक अगर हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है फिर तो आपने उसके हार्मोन टेस्ट करवाने हैं। ठीक है। हार्मोन्स में LH, FSH और प्रोलैक्टिन नॉर्मली ये चूंकि जिनसी ग्रोथ से ताल्लुक रखते हैं, अच्छा, तो इनको टेस्ट करवाया जा सकता बिल्कुल है। सही। इसके अलावा भी अगर तबीब जरूरी समझे कोई और टेस्ट भी करवा सकता है। करवा सकते हैं। उसके बाद अगर उसकी टेस्टिस की बॉडी में कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सही। वेरिकोसील का इशू नजर आ रहा है, तो आप उसका स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे अच्छा, ताकि वो एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस हो जाए। ठीक है। ठीक है। कोई आपको इन्फेक्शन महसूस हो रही है तो आप उससे रेलेवेंट उसका यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, उसका जो है वो ESR वगैरह चेक करवा सकते ठीक हैं, है। या आप देखते हैं कोई ब्लड में आपको कुछ नजर आ रही है तो आप उससे रेलेवेंट कोई और टेस्ट भी करवा ठीक सकते है। हैं। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि सीमन जो होता है इसकी एक तो जो प्रोडक्शन कम होती है वो भी इसके अंदर अमल दखल रखती है। सीमन की प्रोडक्शन जो है ना, कम अगर सीमन प्रोड्यूस हो रहा है। सीमन की प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है ठीक है। और ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। स्पर्म्स की प्रोडक्शन। ठीक है। क्योंकि सीमन जो होता है उसके अंदर और भी रतूबतें शामिल होती हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें 2-3 चूंकि रास्ते में ग्लैंड्स आ रही होती हैं जिन्होंने अपना अपना जो है रतूबत बीच में शामिल करनी होती ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, सेमिनल ग्लैंड्स हैं, तो सब ने अपनी अपनी रतूबत बीच में शामिल करनी होती है, फिर उसका वॉल्यूम पूरा होता है। ठीक हो गया, ठीक ठीक हो है, गया, तो वो सीमन प्रोडक्शन और इसमें ज़रा डिफरेंस है। ठीक हो गया। अच्छा हकीम साहब, एक बहुत ज़्यादा इशू है कि बाज़ मौलिज ही होते हैं जो मरीज़ को डरा देते हैं, और मरीज़ भी होते हैं वो भी नेट से पढ़ पढ़ के जनाब अली आते खुद ही डॉक्टर बन के अपना खुद ही इलाज भी कर रहे होते हैं। ये बताएं कि वो कहते हैं कि जब तक 70 से 80% स्पर्म्स मौजूद नहीं होंगे, ठीक है ना, तो तब तक औलाद का जो हसूल है वो मुमकिन ही नहीं है। इस पे कितनी सदाकत है? असल में सबसे पहली चीज़ जो आपने पूछी है, नेट से पढ़ के खुद इलाज करना, ये इस वक्त सबसे नुकसानदेह साबित हो रहा है। लेकिन मौलिज भी डरा रहे हैं ना, हर बंदे ने, मौलिज भी कहते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, हालांकि मैं तो इस चीज से देखिए, बायसे मौलिज नहीं एग्री क्योंकि करता। हर लेमैन जो है वो तबीब तो नहीं है, जी ना हाँ। वो डॉक्टर है ना वो हकीम है, बिल्कुल सही। वो अपनी तशखीस खुद कैसे कर सकता है। बाज़ का अलामतें जो होती है ना, वो कई बीमारियों की सेम आ रही होती हैं, ठीक है, उस वजह से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आपका मर्ज कौन सी है, मर्ज का लेवल कौन सा बिल्कुल है, इस लेवल पे जाके कौन सी दवाई कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवानी है या ग़िज़ा में क्या तबदीली करनी है, ये सिर्फ मौलिज ही कर सकता है काम। बिल्कुल सही, इसलिए जो लोग नेट से देख के अपना इलाज करते हैं वो अपने साथ दुश्मनी करते हैं। बिल्कुल सही बात। दूसरा, जो मौलिज डरा देते हैं ना, वो मरीज के साथ दुश्मनी करते हैं। जब पेशेंट आपके पास आए तो आपने उसको हौसला देना है। बिल्कुल सही। एक तो आपने उसके साथ सच बोलना है कि उसकी बीमारी कहाँ पे है, उसका किस हद तक इलाज मुमकिन है। जी बिल्कुल सच बोलेंगे, दयानतदारी से है तो अल्लाह ताला उसमें शिफा अल्लाह देगा ना, फरमाएंगे ना। हाँ जी, अगर शिफा तो आपके अल्लाह के उसमें, खजानों में जी, है, जी, बिल्कुल सही अगर बात आपके उसमें झूठ आ जाएगा तो फिर शिफा का अमल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। दूसरा, मरीज की हौसला अफजाई करेंगे तो वो अपने इलाज में उसके लिए मददगार साबित होगी। बिल्कुल सही है। अगर आप उसको डरा देंगे तो हो सकता है डर से या खौफ से उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाए इलाज की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो उसके अंदर पॉजिटिव किस्म के मादे पैदा होने हैं वो नहीं पैदा होंगे, बिल्कुल सही। तो हो सकता है वो डर के मारे इलाज ही ना कराए। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसलिए या वो आपसे डर के किसी और के पास चला जाए और पहले से ज्यादा फंस जाए। ऐसे ही जब मरीज आए उसकी हौसला अफजाई करें ताकि वो जो है अपने जहन से प्रेशर उतारे और इलाज की तरफ माइल हो। बिल्कुल सही क्या। अच्छा हकीम साहब, ये भी सारी आपने बातें बताई, टाइम चूंकि मुख्तसर सा है हमारे पास, ये बताएं कि ग़िज़ा जो होती है, ये मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा कि किसी भी बीमारी के जिस्म में जन्म लेने के लिए बड़ी मावन साबित होती है, तो ये बताएं कि आजकल बच्चे, यंग जनरेशन जंक फूड के ऊपर लगी हुई, माएँ हैं वो उनको देसी ग़िज़ाओं की बजाय बर्गर ऑर्डर कर लिया, पिज़्ज़ा मंगवा दिया, शवारमा मंगवा दिया, कि जंक फूड जो है ये कितना नुकसान देती है इस मर्ज़ के अंदर। मैं ना चंद जुमलों में आपको जिस्म में ग़िज़ा का किरदार बता देता हूँ, वो आप उसको किसी भी मर्ज़ में परख लें। अच्छा। जो ग़िज़ा हम खाते हैं इससे अखलात पैदा होती हैं, अखलात से खून बनता है। अच्छा, ठीक है, अगर आपकी ग़िज़ा साले होगी, साले अखलात पैदा होंगी, साले खून पैदा होगा, साले आदात पैदा होंगी। बिल्कुल सही। फासिद ग़िज़ा खाएंगे, फासिद अखलात पैदा होंगी, फासिद खून बनेगा और आदात व अतवार भी फासिद होंगी। ये हम मुअज़्ज़ब उसमें अल्फाज में बयान कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुआशरे के अंदर जो इतनी बेचैनी बढ़ती जा रही है और जितने आपको जराइम और जो कुछ नज़र आ रहा है, इसके सब के पीछे ग़िज़ा का बड़ा किरदार है। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारी ग़िज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। ठीक है, ठीक है। तो जब आप ग़िज़ा ठीक नहीं खाएंगे तो उससे आपका, चूँकि खून ने सारे जिस्म में दौरान करना है, बिल्कुल सही। एक एक रग में, जिस्म के एक एक हिस्से में जहाँ खून नहीं पहुंचेगा वो हिस्सा डेड हो जाएगा। तो खून ने चूँकि सारे जिस्म में दौरान करना है, तो ये मर्ज भी उसमें शामिल है कि जब आप ग़िज़ा ठीक नहीं खाएंगे तो आपके जिस्म में पैदा होने वाले मादे कैसे ठीक होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ये भी तो एक जिंदा चीज़ है ना, जिंदा, इसी से ज़िंदगी बननी है आगे। बिल्कुल सही। तो अगर ये ठीक नहीं होगी तो आप आगे औलाद को ट्रांसफ़र क्या करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ी खूबसूरत आपने अंदाज में उसकी एक तशरीह बयान कर दी। अच्छा, आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि इसका इलाज जो होता है वो देसी अद्वियात से होता है, इसके अलावा लीच और हिजामा का आपने बीच में जिक्र किया था।
तो ये जो लीच थेरापी है इसका कितना अमल दखल होता है इसके अंदर, ये कैसे आप इससे कैसे इलाज कर लेंगे आप उसका? लीच थेरापी जो है ना, ये हम वेरिकोसील में यूज़ करते हैं। अच्छा। उसमें चूंकि वेन्स ब्लॉक हुई होती हैं तो उन एरियाज पे लीच लगाई जाती है, यानी इसको आप उसको स्क्रोटम पे ठीक है अप्लाई करते हैं। ठीक है ठीक है, तो वो फिर लीच क्या करती है, चूंकि क्लॉटिंग डिसॉल्व कर देती है और ब्लड को थिन कर देती है, ठीक है, तो उससे वो रास्ते खुलने शुरू हो जाते तो हैं। मरीज इस पे राजी हो जाता है, वो तो वैसे डर रहे होते हैं नहीं, हिजामा नहीं। कराने से। हाँ हाँ, तो लेकिन वो मरीज का जब आपने ट्रीटमेंट करना है तो उसको समझाना भी तो है ना। तो जब आप जिस तरह डॉक्टर ऑपरेट करते हैं तो मरीज तो ऑपरेशन से डरता है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक डॉक्टर उसको ज़हनी तौर पे तैयार नहीं करेगा तो वो ऑपरेशन के लिए कैसे तैयार होगा? करेगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे पास जब पेशेंट आएगा और हम समझते हैं कि इसकी लीच थेरेपी होनी चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि वेरिकोसील हो या वेरिकोस वेन्स हो, इसमें लीच थेरेपी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इफेक्टिव इलाज है, फौरी इलाज ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके आप कितने % कह सकते हैं कि अद्वियात के बाद इसमें कामयाब इलाज की शरह लीच थेरेपी जो है ना वो 70% तक कामयाब होती है, कामयाब इलाज है। साथ इसमें हम ग़िज़ा और हर्बल अद्वियात का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ज़रूरत समझे तो हिजामा भी करते हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल सही है। तो हिजामे के अंदर क्या इसके कोई आप स्पेसिफिक पॉइंट्स लगाते हैं? जी जी बिल्कुल, हिजामे में स्पेसिफिक पॉइंट्स लगाते हैं। अगर हार्मोन का इशू हो तो हार्मोन के हवाले से पॉइंट्स लगाए जाते हैं। अच्छा। अगर कोई रुकावट आ रही है, कुछ सोजिश है, तो उसके हवाले से पॉइंट लगाए जाते हैं। उससे जो मुतल्लिका ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर कप लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो इसमें आप उस वक्त बर वक्त फिर इसको चेक करते हैं कि जी इसको हर्बल अद्वियात से चलाना है या हिजामा लीच से चलाना है, या ये दोनों भी से भी हो जाता है? उसमें इलाज की टेक्निक है ना डिफरेंट। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि पेशेंट आता है तो हम उसको सिर्फ हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए ग़िज़ा लिख देते हैं। अच्छा। कि पहले आपने ये ग़िज़ा खानी है, फिर उसके बाद आपका इलाज स्टार्ट होना है। बिल्कुल सही है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम पहले सेशन में ही उसको लीच थेरेपी कर देते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। या पहले उसको कुछ दिन हर्बल मेडिसिन यूज़ करवाते हैं, फिर उसका हिजामा कर देते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी मर्ज की कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक फिर तबीब ने फैसला करना है ना इलाज कैसे करना है। बिल्कुल सही है। अच्छा हकीम साहब, आप मुख्तसर वक्त में पब्लिक को आजकल की जो माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है उसके हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो आप दे दीजिए। पब्लिक के लिए मैसेज यही है कि अच्छी ग़िज़ा खाएं, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं और सेहतमंद रहें। इंसान बीमार भी ग़िज़ा से होता है, बिल्कुल सही, और तंदुरुस्त भी ग़िज़ा से होता है। ग़िज़ा में बेतदाली करेंगे बीमार हो जाएंगे, बिल्कुल सही, उसी ग़िज़ा को दुरुस्त करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हमारा किचन जो है वो हमारी फार्मेसी है। बिल्कुल सही। अगर आप अपने किचन की फार्मेसी को यूज़ करेंगे तो जितना दवाइयों का लोड है, फार्मेसीज के हालात हैं, ये सारा का सारा लोड ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला आपको फिर किसी प्रोग्राम में ज़रूर रुजू करेंगे आपसे। तब तक अच्छा, ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ बैठे थे हकीम उबैदुर रहमान साहब जो हमें बता रहे थे मर्दाना बांझपन के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो इनकी बातें सुनी हैं आप उस पर अमल करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे दोबारा किसी प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान हकीम सैफुल्लाह खान लोधी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।